नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे हम आज पूछेंगे कुछ राजनीतिक सवाल। आज हरीश रावत जी ने ढंढेरा से लेकर लंढौरा तक बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा की। उसका उद्देश्य क्या है, यही पूछेंगे सवाल। सबसे पहला यही सवाल है मेरा सर से। जी सर। सर्वप्रथम तो मैं रुड़की हब के माध्यम से उसके व्यूअर्स को, रुड़की वासियों को, हरिद्वार वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत महान दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। आज़ादी शब्द कितना प्यारा है। दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी आज़ादी के लिए। गांधी के नेतृत्व में हमने इस आज़ादी को प्राप्त किया और हमारा तिरंगा हमारी उस आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि देश की आज़ादी की लड़ाई और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे का पूरक बन करके आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। जितनी कांग्रेस मजबूत होती गई उतनी देश की आज़ादी की चाहत भी मजबूत होती गई और अनंतो गत्वा गांधी के नेतृत्व में हमने वो चमत्कार करके दिखाया जिसमें सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पहली बार कोई देश आज़ाद हुआ। अन्यथा हमसे पहले जितने देश आज़ाद हुए वो खूनी क्रांतियाँ थी और हमने सबको साथ ले करके, दुनिया के सारे धर्म यहाँ हैं, हज़ारों बोलियाँ यहाँ हैं, हर 100 कोस के बाद भाषा बदल जाती है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, खान पान है, जातियों भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। यहाँ पर सैकड़ों जातियाँ हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। मगर इन सब के बावजूद जो है हम सब एकजुट हैं और इन वर्षों में जो हमारी लोकतांत्रिक विकास की यात्रा रही वो बहुत प्रेरणादायक रही, वो बहुत विश्वास बढ़ाने वाली रही। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कुछ भी हो मगर मेरा भारत अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा और भारत महानता की ओर अग्रसर है और महान बन करके ही रहेगा। हरीश रावत जी, आपने उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है, तो क्या समझें कि 2022 की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता को हमेशा हार के साथ ही अगले चुनाव की या हर दिन को ये समझना चाहिए कि मेरे लिए स्वयंवर का दिन है, मुझे बर लो के भाव में काम करना चाहिए। यदि आप एक पल भी जनता को रिझाने में चूकते हैं, अपने बुनियादी दायित्व जनसेवा से विचलित होते हैं, एक क्षण भी यदि आप विस्मृत होकर के घमंड में कोई ऐसा आचरण करते हैं जो जनप्रतिनिधि के आचरण के विपरीत है, तो फिर आपको उसका मूल्य अदा करना पड़ता है। तो सर, एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि आप उत्तराखंड में चुनाव में जब आएंगे, यानी कि वापसी करेंगे, तो किन मुद्दों पर करेंगे? देखो, आज तो सीधा मुद्दा दिखाई दे रहा है कि जो सत्ता में लोग हैं वो फेल हो रहे हैं। लोग स्पष्ट तौर पर तुलनात्मक रूप में देख रहे हैं कि हरीश रावत की सरकार 3 साल रही और 3 साल के अंदर जो काम किए ये 3.5 साल में उसकी पासिंग भर भी नहीं कर पा रहे। तो लोग जब तुलनात्मक रूप में भाजपा को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हरीश रावत हारे या कांग्रेस हारी, लेकिन जो जीते, जिनको हमने अपार बहुमत दिया, उन्होंने हमको छला है, हमको ठगा है। और लोग इस समय भाजपा को दंड देना चाहते हैं। अब कांग्रेस इस दंड देने की भावना को कितना संगठित और कितना संग्रहित कर सकती है और कितना संगठित कर सकती है और कितना संघर्ष का माध्यम बना सकती है, उस पर निर्भर करेगा हमारी जीत का मार्जिन। एक मिनट सर, आपके राजनीति में बहुत से लोग आइडियल भी आपको मानते हैं, क्या कांग्रेस आपको ही चेहरा बनाएगी मुख्यमंत्री का? देखो, हमारे लिए
और विशेष तौर पर हरीश रावत के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा शब्द जो है महत्वपूर्ण नहीं। जो जिसको भी पार्टी कहेगी मैं उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस जीतनी चाहिए। कांग्रेस का भला जिसमें है, पार्टी को वो निर्णय करना चाहिए। और हमारी ये जिद नहीं है कि हमारी जिद है कांग्रेस। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, 2014 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, तो तब आप ही की सरकार थी, और जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आप ही के विधायक थे, तब से ही इस सड़क का मामला चलता आ रहा है। यह सड़क जब से ही नहीं बनी है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, इस सड़क को जिस समय मैं छोड़ करके गया हूँ, उस समय दोनों तरफ बहुत अच्छी बेहतरीन सड़क बन गई थी, पूरे यहाँ से लेकर के लक्सर तक। और उधर हमने कनखल से लक्सर वाला वहाँ तक पुरकाजी तक नेशनल हाईवे बना दी थी। और तो चारों तरफ हमने हरिद्वार के अंदर जो सड़कें थी वो इतनी सुंदर और इतनी क्वालिटी सड़क थी कि मुझसे बलियान हैं मंत्री, एक दिन किसी बातचीत में उन्होंने एडमिट किया, टेलीविज़न टॉक के अंदर कहा कि जब हम उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जाते हैं तो नींद आने लगती है, इतनी स्मूथ सड़कें हैं। मतलब उन्होंने हमारी स्मूथ सड़कों की क्वालिटी की तारीफ की। ये बहुत हमारी महत्वपूर्ण सड़क है, मगर मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि इसकी जो देखरेख होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं एक पानी निकासी की 37 करोड़ की योजना, जिसमें मोहनपुरा और यहाँ का सब पानी निकाल करके सौलानी में जाना था, उसको बना करके गया। बल्कि हमने केंद्र सरकार को भी प्रस्तावित किया ताकि वहाँ से हमको पैसा मिल सके, सहायता मिल सके, और मैंने टोकन मनी इत्यादि सब मंजूर कर दिया। मगर मेरे जाने के बाद उस पर कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। और वही हालत सड़क के पुनर्निर्माण पर है, उस पर भी कोई तवक्को नहीं दी गई। आज मैं गया था उधर देखने के लिए, तो सब पूरा एरिया जो है वाटर लॉगिंग का शिकार बना हुआ है। तो ये 3.5 साल के अंदर जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उत्तराखंड सरकार जैसे लड़ रही है, क्या वो सराहनीय है? देखो, दिल्ली केंद्र की सरकार क्या लड़ रही है? जिस समय कोरोना को ललकारना चाहिए था, हम उस समय ट्रंप साहब के आवभगत में लगे हुए थे। और जब देश के ऊपर कोरोना की चढ़ाई होगी तो हमने एक दिन अचानक कहा सब बंद करो, अचानक बंद कर दिया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसी का परिणाम देखा हमने। माइग्रेंट वर्कर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सड़कों में निकल करके आए। भारत की सड़कें अपने ही कमाऊ पूतों से, एक के खून से लहलहान हो गई, और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल झटके से रुक गई। पहले हमने 3 लॉकडाउन किया और तीनों बड़े सख्त लॉकडाउन किए। लोगों ने कहा कि दुनिया के अंदर इतना सख्त लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ, और उस पर हमने गर्व भी जताया। प्रधानमंत्री ने छाती ठोक करके कहा, और देश के लोगों ने ताली और थाली दोनों बजा करके उसका स्वागत भी किया। हम भी उसमें सम्मिलित थे, हमने भी किया। लेकिन एक दिन अचानक आपने कह दिया कि ताला खोल दो, अनलॉक करो। अब अनलॉकिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट हुई तो जो क्लाइमेक्स था एकदम से वो धरातल पर आ गया। लोग बिल्कुल स्वच्छंद हो गए। तो कोरोना उसी तेज़ी से फैला। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा संक्रमणशील लोग जो है भारत के अंदर हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार ने भी उसी तुलना में किया है। मैं दोष दूँ मुख्यमंत्री को, मैं उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका जो बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए था वो बेहतर मैनेजमेंट नहीं हुआ। अब आज हालत ये कर दी है कि भाजपा ने वर्चुअल रैलीज के नाम से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, सब शुरू कर दिया। अब धन के बल पर आपने वर्चुअल रैलीज भी की, वैसी रैलीज भी कर दी। उनके दफ्तर के अंदर ही
जब ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करवाते हैं। आप दूसरा राजनीतिक दल के तौर पर हमको भी सड़कों में आना पड़ा। तो ये जो ये दर्शाता है कि आप कितने गंभीर हैं आपके सामने चुनौती को लेकर के। एक सामूहिक अप्रोच होनी चाहिए थी उत्तराखंड के अंदर कोरोना से लड़ने की। हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह जी का। मैं निरंतर, शायद देश का पहला मैं राजनीतिक व्यक्ति होऊंगा जिसने कम से कम 6 बार, आधा दर्जन बार ये अपील की है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोड जो है कोविड को लेकर के है उसका आप पालन करिए, प्रशासन से सहयोग करिए। मगर आप भी विभेदकारी काम करेंगे। अपना तो आप न मास्क पहनेंगे सार्वजनिक स्थलों पर, न आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और जो चाहेंगे मनमाने तरीके से करेंगे। और कांग्रेस के लोग यदि 10-5 भी इकट्ठा हो गए, मान लिया सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अचानक कुछ नौजवानों ने जोश में आकर नारेबाजी में खंडित कर दिया तो आप हम पर मुकदमा लगा देते हैं। आप मुकदमा लगा देते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण क्या है उसको देखो। यदि हमारा आचरण लोगों से अपील करने का है कि सामाजिक दूरी बना करके रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए और सब चीज़ों का है, तो आप बजाय वार्न करने के आप हम पर मुकदमे लगवा रहे हैं और घातक मुकदमे लगवा रहे हैं। लेकिन देखेंगे राजनीतिक व्यक्ति जो है मुकदमों से नहीं घबराते हैं, तो देखेंगे। मगर इससे जो लड़ने की सामूहिक नीति बनती, एक रणनीति तैयार होती उत्तराखंड में, वो नहीं हो पा रही है। तो ये त्रिवेंद्र सिंह जी की जो मुझे एकमात्र विफलता नज़र आती है वो इसके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिकता का भाव नहीं ला पाए। सारे उत्तराखंड को जोड़ने का, सारे राजनीतिक दलों को जोड़ने का काम नहीं कर पाए। सर, रुड़की हब के माध्यम से क्या संदेश उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को देना चाहते हैं? आज हमारा स्वाधीनता दिवस है। हमको संकल्पित होना चाहिए कि हम हमारी आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं थी, हम उनकी रक्षा करें, उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। हमने जिस तरीके से मिलजुल करके आज़ादी ग्रहण की, उसी तरीके से मिलजुल करके हम हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। हमने सत्य अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी प्राप्त की। सत्य अहिंसा में विद्वेष का, राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है, घृणा का कोई स्थान नहीं है, असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं है। तो आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम असहिष्णुता का त्याग करेंगे और एक सहिष्णु सहनशील भारत का निर्माण करेंगे। तभी हम दुनिया की महानतम शक्ति बन सकते हैं, जिसकी हमारे अंदर क्षमता है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने अपनी सारी बातें बताई और कहा कि 2022 की राजनीति शायद कुछ बदलाव लाएगी। नितिन कुमार रुड़की हब से।